वो रिकॉर्डिंग शुरू हो गई। अब हमको दबाना है लॉन्ग टाइम। नमस्कार, मैं अमित कुमार सिंह। रुक जाओ। नमस्कार, मैं अमित कुमार सिंह अनअकैडमी की इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्त, क्रैक यूपीएससी सीएससी विथ हिंदी यह भारत का सबसे बड़ा लर्निंग प्लेटफॉर्म है। अनअकैडमी जो है वो भारत का सबसे बड़ा लर्निंग प्लेटफॉर्म है। आप अगर हमारे चैनल यूपीएससी सीएससी हिंदी को आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको यहाँ मिलेगा डेली लाइव क्लास मिलेगा। लाइव टेस्ट एंड क्विज, स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलेगा और अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा। मतलब आप एक ही वीडियो को कई बार देख सकते हैं और कई बार सुन सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा। इसके लिए आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा। दोस्तों, हम अपने बारे में बता दें कि मैं अमित कुमार सिंह दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया हूं तथा दिल्ली और इलाहाबाद के विभिन्न कोचिंग संस्थानों में विगत 5 वर्षों से स्टैटिक जीके, हिस्ट्री और करेंट अफेयर्स पढ़ाता रहा हूं। दोस्तों, अनअकैडमी आज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां भारत के सभी बेस्ट एजुकेटर जुड़े हुए हैं। चाहे वो किसी भी क्षेत्र से हैं, वो चाहे वो कहीं से भी हैं, वो सभी आज अनअकैडमी के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, जहां आप अपने मनपसंद एजुकेटर से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं और अपने लक्ष्य की प्राप्ति में आप सहायक हो सकते हैं। दोस्त, यहाँ पे जो भी सिलेबस है, यूपीएससी सीएससी हिंदी में जो भी सिलेबस है वो सब कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस है। यूपीएससी सीएससी सब्सक्रिप्शन बता दें आपको, 1 महीने की जो फी है वो है 8,000 रुपये। 3 महीने की जो फीस है वो है 17% छूट के साथ 20,000 रुपये और 6 महीने की जो फीस है वो है 25% छूट के साथ 36,000 रुपये और 12 महीने मतलब 1 साल की जो फी है वो है 54% छूट के साथ 44,000 रुपये। दोस्त, यूपीएससी सीएससी हिंदी में 2 तरह का कोर्स है। एक प्लस कोर्स है, दूसरा आइकॉनिक कोर्स है। पहले हम प्लस कोर्स के बारे में चर्चा करते हैं। प्लस कोर्स में जो है उसमें आपको क्या क्या मिलेगा? लाइव क्लास डेली मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगा, अनलिमिटेड प्रैक्टिस मिलेगा, स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल मिलेगा। मतलब आपको ये 4 चीज मिलेगा प्लस कोर्स में। और इसके लिए जो सब्सक्रिप्शन रखा गया है वो 12 महीने का जो सब्सक्रिप्शन है वो है 44,000 रुपये। अगर आप हमारे कोड AKS001 का प्रयोग करते हैं तो आपको 10% की छूट मिलेगी और इसको आपको 39,600 रुपये पेड करना होगा। अगर आप 24 महीने के कोर्स में एडमिशन लेते हैं, प्लस कोर्स के आप अगर 24 महीने मतलब 2 साल के कोर्स में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आपको देना होगा इसके लिए मात्र 64,000 रुपये। अगर आप हमारे कोड AKS001 का प्रयोग करते हैं तो आपको 10% की छूट मिलेगी और आपको 57,600 रुपये इसके लिए पेड करने होंगे। दोस्तों, जिस तरह इस कोरोना काल ने सरकारी नौकरियों का क्रेज बढ़ा दिया है, उसको देखते हुए हम कह सकते हैं कि अब बहुत ही नॉमिनल फीस है। इसलिए क्योंकि आप किसी भी ऑफलाइन कोचिंग में जब जाएंगे एडमिशन लेने तो आपको 2 साल के लिए तो कोई जल्दी पढ़ाएगा नहीं और जो पढ़ाएगा इसके लिए 2 से 3 लाख रुपए लेगा। उसके इस देखते हुए हम कह सकते हैं कि यह बहुत ही नॉमिनल फीस है और यह कोर्स उनके लिए है जो 1-2 साल से तैयारी कर रहे हैं लेकिन अभी अपने लक्ष्य से की प्राप्ति से काफ़ी दूर हैं। उनके लिए यह प्लस कोर्स जो है बेहतर है। इसलिए दोस्त, आप लोग हमारे कोड AKS001 के माध्यम से आप अपना एडमिशन लीजिए और अपने लक्ष्य की प्राप्ति की तरफ आप बढ़िए। दूसरा जो दो कोर्स है वो है आइकॉनिक। दूसरा जो कोर्स है वो है आइकॉनिक। आइकॉनिक में आपको क्या क्या मिलता है? आइकॉनिक में आपको मिलेगा लाइव क्लासेज मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगा, अनलिमिटेड प्रैक्टिस मिलेगा, स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल मिलेगा, पर्सनल कोच मिलेगा, डेली मेंस Q&A प्रैक्टिस, स्टडी प्लानर और पर्सनलाइज्ड फीडबैक आपको दिया जाएगा।
मतलब आपको सोच लीजिए कि 8 चीज़ मिलना है आइकॉनिक में। इसके लिए जो फ़ी रखा गया है, वो 12 महीने का जो सब्सक्रिप्शन फ़ी है, वो है मात्र 64,000 रुपए। अगर आप हमारे कोड AKS001 का प्रयोग करते हैं, तो आपको 10% की इस पे छूट मिलेगी और आपको 57,600 रुपए इसके लिए पेड करना होगा। दोस्तों 2 साल का जो इसमें जो है फ़ी है, सब्सक्रिप्शन रखा गया है 24 महीने की, उस पे रखा गया है मात्र 99,000 रुपए। अगर आप हमारे कोड AKS001 का प्रयोग करते हैं, तो आपको 10% की छूट मिलेगी और आपको इसके लिए पेड करना होगा मात्र 89,100 रुपए। इसलिए दोस्त यह बहुत ही अच्छा प्लान है। यह उनके लिए है जो या तो अभी ग्रेजुएशन पास किए हैं या अभी वो कोचिंग करने के बारे में सोच रहे हैं या तैयारी करने के बारे में सोच रहे हैं, उनके लिए यह बेस्ट प्लान है। क्योंकि कोई भी तैयारी 1-2 दिनों में नहीं होती है, उसके लिए हमें लंबा वक़्त चाहिए और इसके लिए अनअकैडमी का यह आइकॉनिक जो प्रोग्राम है, बहुत बेस्ट है। इसलिए दोस्त आप लोग ज़रूर इसमें एडमिशन लीजिए और हमारे कोड AKS001 का प्रयोग कर आप हमसे जुड़िए, जिससे हमारा और आपका साथ लंबा चले। इसी के साथ दोस्तों मैं नमस्कार आप लोगों को। मैं अमित कुमार सिंह आप लोगों का एक बार फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे यहाँ विजयनगर और बहमनी साम्राज्य। विजयनगर और बहमनी साम्राज्य जहां आज हम पढ़ेंगे 1350 से 1565 तक यह दोनों साम्राज्य रहे, विजयनगर और बहमनी साम्राज्य। अब यहाँ हम एक एक करके पढ़ेंगे दोनों को। चलिए सबसे पहले हम देखेंगे कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था। हम देखते हैं कि जब मोहम्मद बिन तुगलक जब दक्षिण का अभियान किया, तो काकतीय साम्राज्य से उसने 2 सेनानायकों हरिहर और बुक्का को पकड़कर दिल्ली लाया गया। जहां ये क्या थे, ये दोनों जो थे वो ये थे सामंत थे। किसके? ये दोनों जो सामंत थे काकतीय राजा के। इनको पकड़कर दिल्ली लाया गया, जहां इन लोगों ने इस्लाम स्वीकार कर लिया और इस्लाम स्वीकार करने के बाद इनको जब दक्षिण में दोबारा जब विद्रोह हुआ, तो इनको दबाने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने इन्हें दक्षिण भेजा, जहां ये अपने गुरु विद्यारण्य की सहायता से हम देखते हैं कि ये लोग हिंदू धर्म में पुनः प्रशिक्षित हुए और एक नए साम्राज्य की स्थापना की, जिसको विजयनगर साम्राज्य कहते हैं। और जो इनके वंश का नाम था, जो शुरुआत का जो वंश था, वो संगम वंश के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि हरिहर और बुक्का के जो दोनों भाई थे, इनके पिता का नाम संगम था, उन्हीं के नाम पर इस वंश का नाम संगम पड़ा। हम इसी का विस्तार से पढ़ेंगे। इसमें जो जो वंश आए हैं विजयनगर में, जैसे संगम वंश आया, सुलुओ वंश आया, तुलु वंश आया और विडु वंश आया, इसको हम एक एक करके यहाँ पे देखेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। इसलिए दोस्त आप लोग हमसे जुड़े रहिए और इसका फायदा लीजिए। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि विजयनगर राज्य की स्थापना किसने किया था। हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने किया। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हम देखते हैं कि हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने की थी, जो वारंगल के काकतीय राजा के क्या थे, अभी हम बताए हैं सामंत थे। और बाद में काम्पिली आधुनिक कर्नाटक में नामक राज्य के, काम्पिली राज्य के क्या बन गए, मंत्री बन गए। लेकिन जब काम्पिली पर मोहम्मद बिन तुगलक ने आक्रमण कर उसे जीत लिया, तो इन दोनों भाइयों को बंदी बनाकर इस्लाम में दीक्षित कर दिया। जब हम देखते हैं यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जब दक्षिण में मोहम्मद बिन तुगलक के खिलाफ विद्रोह होने लगे, तो उसके सामंतों ने जब विद्रोह शुरू कर दिया, उस विद्रोह को दबाने के लिए इन्हीं दोनों भाइयों को तुगलक के द्वारा भेजा गया, जहां पे इन्होंने क्या किया, अपने गुरु विद्यारण्य जी के सहायता से पुनः अपने हिंदू धर्म में प्रशिक्षित हो गए। वही चीज है, अपने गुरु विद्यारण्य के निर्देश पर ये फिर से हिंदू धर्म में दीक्षित हुए तथा उन्होंने विजयनगर में अपनी राजधानी स्थापित की। मतलब ये अपने गुरु विद्यारण्य जी की सहायता से पुनः हिंदू धर्म में प्रशिक्षित हुए और उन्हीं की सहायता से इन्होंने एक नए साम्राज्य विजयनगर की स्थापना की। यह रहा विजयनगर का शुरुआती।
अब हम देखते हैं कि पहला जो वंश आता है वो है संगम वंश। क्योंकि अभी बताए ही कि हरिहर और बुक्का के पिता का नाम था संगम, जो 1336 से 1485 तक संगम वंश का शासन रहा। और हम देखेंगे कि संगम वंश में कौन कौन से शासक हुए। सबसे पहला जो संगम वंश का शासक था वो थे हरिहर प्रथम, और अंतिम शासक था विरूपाक्ष द्वितीय। चालू वंश की स्थापना किया। यहाँ पे आप इसको विजयनगर का वंश समझिएगा, संगम वंश नहीं, विजयनगर का वंश। विजयनगर पर शासन करने वाले वंश। तो पहला संगम वंश का पहला शासक कौन था? हरिहर प्रथम था, और अंतिम शासक था विरूपाक्ष द्वितीय। इसी तरह हम देखते हैं कि दूसरा जो यहाँ वंश आया, इसको क्या कहता है? प्रथम बलाहार कहा जाता है। दूसरा जो वंश आया, अभी हम आगे इसका विस्तार से चर्चा करेंगे, उसको प्रथम बलाहार कहा जाता है। बलाहार मतलब बल के द्वारा राज्य का हरण कर लेना, प्रथम बलाहार। तो वो कौन था? शालू वंश की स्थापना किया था, उसका नाम था शालू नरसिंह। शालू नरसिंह ने एक दूसरे वंश की स्थापना किया, जिसको क्या कहते हैं? शालू वंश कहते हैं। शालू नरसिंह ने किया था शालू वंश की स्थापना। 1485 से 1505 तक इसे शासन किया। इस वंश का अंतिम शासक था इमाड़ी नरसिंह। ठीक है। तीसरा जो वंश आया वो था, इसको द्वितीय बलाहार कहा जाता है। जो तुलुआ वंश का शासन हुआ, इसको क्या कहते हैं? द्वितीय बलाहार। इसका स्थापना किसने किया था? नरसा नायक, वीर नरसिंह की उपाधि के साथ नरसा नायक ने, जो सेनापति था किसका? शालू नरसिंह का, उसने वीर नरसिंह के नाम से, नरसा नायक नाम था इसका, वीर नरसिंह के नाम से इसने तुलुआ वंश की स्थापना की। और विजयनगर साम्राज्य के सबसे महत्वपूर्ण शासक कृष्णदेव राय का संबंध इसी वंश से था, तुलुआ वंश से। यह वंश 1505 से 1570 तक शासन किया, और इस वंश का अंतिम शासक था सदाशिव राय, जिसकी हत्या करके तिरुम ने अरबीडू वंश की स्थापना की। अरबीडू वंश की स्थापना की। यह अंतिम वंश था, और 1570 के बाद ये लोग शासन किए। और इस वंश का जो अंतिम शासक था वो था रंग तृतीय। यही चार वंश को हमको यहाँ पे पढ़ना है, संगम का, शालुओं का, तुलु का और अरबीडू वंश का। अब हम यहाँ एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे संगम वंश में हरिहर फर्स्ट को पढ़ेंगे, जो 1336 से 1356 तक शासन किया। हरिहर जो फर्स्ट था, भाई बताए ना कि हरिहर और बुक्का ने, दो भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया, संगम वंश की स्थापना किया। इसका प्रथम शासक था हरिहर फर्स्ट। हरिहर फर्स्ट ने संगम वंश का प्रथम शासक था। इसकी पहली राजधानी कहाँ थी? अनोगंडी थी। पहली राजधानी अनेगोंडी थी, जो तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित थी। हरिहर के सिंहासनारोहण का वर्ष कब बताया गया? 1336 बताया गया। यह परीक्षा में पूछा गया है। यह परीक्षा में पूछा गया है कि हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब किया? तो 1336 में। 1336 में हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया। यह एग्जाम में पूछा गया है। और एक क्वेश्चन और पूछा गया है यहाँ से कि विजयनगर साम्राज्य की पहली राजधानी कहाँ थी? तो थी अनेगोंडी। याद रखिएगा आप लोग, अनेगोंडी जो थी इसकी पहली राजधानी थी। हरिहर ने विजयनगर को, जिसको नया नाम क्या है इसका? हम्पी है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि विजयनगर साम्राज्य का साक्ष्य कहाँ से मिलता है, इसके भग्नावशेषों से मिलता है। तो हम्पी के, याद रखिएगा, एक क्वेश्चन पूछता है हम्पी के को अपनी द्वितीय राजधानी बनाया। हरिहर ने विजयनगर को अपनी द्वितीय राजधानी बनाया। और विजयनगर का ध्वंसावशेष किस पे मिलता है? हम्पी में विद्यमान है। एक क्वेश्चन कई बार आया हुआ है पीसीएस और आईएएस के एग्जाम में कि विजयनगर का साक्ष्य कहाँ से मिलता है, किसके विजयनगर के ध्वंसावशेष कहाँ से मिलते हैं? तो हम्पी से मिलते हैं, याद रखिएगा। आरंभ में विजयनगर राज्य क्या था? सहकारी राज्य व्यवस्था पर आधारित था।
सहकारी मतलब प्राइवेट पार्टनरशिप। एक तो दो भाइयों का यहाँ शासन था। हम लोग देखते हैं कि हरिहर और बुक्का जो थे वो क्या थे, सहकारिता के नियम के प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर ये लोग क्या किए, शासन शुरू किए। शुरू में गद्दी पर बैठने के उपरांत हरिहर प्रथम ने अपने भाई बुक्का की सहायता से साम्राज्य विस्तार का कार्य आरंभ किया तथा विजयनगर साम्राज्य को उत्तर में कृष्णा नदी से लेकर दक्षिण में कावेरी नदी तक विस्तृत किया। हम देखते हैं कि विजयनगर साम्राज्य की जब स्थापना हरिहर और बुक्का दोनों भाइयों ने कर दिया तो बड़े भाई हरिहर ने राजगद्दी संभाली और 1336 के बाद इन्होंने क्या किया, साम्राज्य का विस्तार शुरू किया। और इनकी पहली राजधानी कहाँ थी, अनेकों गोंडी, और दूसरी राजधानी उन्होंने विजयनगर को बनाया और कृष्णा नदी से लेकर कावेरी नदी के बीच का क्षेत्र इन्होंने अपने साम्राज्य में दोनों भाइयों ने मिला लिया। अब दूसरा जो शासक बना हरिहर के मरने के बाद, उसका भाई बुक्का प्रथम के नाम से शासक बना। बुक्का अपने भाई हरिहर प्रथम की मृत्यु होने के पश्चात 1356 ईस्वी में बुक्का जो था वो सिंहासन पर बैठा। हम देखते हैं कि 1356 ईस्वी में हरिहर की मृत्यु हो जाती है और उसके पश्चात उसका भाई बुक्का गद्दी पर बैठता है और उसने 1356 से 1377 ईस्वी तक क्या किया, शासन किया। बुक्का जो प्रथम था 1356 से 1377 ईस्वी तक शासन किया। बुक्का जो था एक महान योद्धा, राजनीतिज्ञ और विद्या का प्रेमी था। अभिलेखों में उसे पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी महासागरों का स्वामी कहा गया है। अभिलेखों में हम देखते हैं कि इसको बुक्का प्रथम को पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी महासागरों का स्वामी कहा गया। कहने का मतलब यह हुआ कि पश्चिमी सागर, पूर्वी सागर और दक्षिणी सागर के बीच का जो क्षेत्र था वह बुक्का के अधिकार में थे। यह कहने का इसका मतलब यही है कि पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी सागरों का स्वामी कहने का मतलब है कि यह जो क्षेत्र है उसके अधिकार में थे। उत्तर में विजयनगर का सामना एक बहुत ही प्रबल प्रतिद्वंदी बहमनी राज्य से हो। बहमनी राज्य की स्थापना भी 1347 ईस्वी में हुई थी। कौन किया था, एक अफगान अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने किया, जिसका उत्थान गंगू नामक एक ब्राह्मण की सेवा करते हुए हुआ था। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने बहमनी वंश की स्थापना किया था, बहमनी राज्य की स्थापना किया था। यह एक बहुत ही सहिष्णु शासक था क्योंकि इसका जो प्रारंभिक जीवन जो था एक हसन गंगू नामक ब्राह्मण की सेवा करते हुए ही बीता था। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इसको हसन गंगू के नाम से भी जाना जाता है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, हसन गंगू के नाम से भी जाना जाता है। उसने गद्दीशीन होने के बाद अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से गद्दी पर बैठा। मतलब बहमनी वंश की स्थापना किसने किया था, अलाउद्दीन हसन शाह ने किया। यह एक बहुत ही उदार शासक था क्योंकि इसका जीवन जो था, प्रारंभिक जीवन एक गंगू नामक ब्राह्मण की सेवा करते हुए बीता, उसी के सानिध्य में बीता था। इसीलिए एक बहुत ही उदार शासक हुआ और गद्दीशीन होने के बाद इसने अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से बहमनी का सुल्तान बना। तो हम देखते हैं कि दोनों राज्यों की स्थापना लगभग एक ही के आसपास हुआ, बहमनी का भी और विजयनगर का भी। और यह आपसी प्रतिद्वंदिता इन दोनों राज्यों में शुरू से ही रही। आपसी प्रतिद्वंदिता इन दोनों राज्यों में शुरू से ही रही और यही प्रतिद्वंदिता के कारण हम देखते हैं कि बाद में विजयनगर बहमनी साम्राज्य टूट के 5 हिस्सों में बट जाता है और तभी भी प्रतिद्वंदिता समाप्त नहीं होती है और लास्ट में विजयनगर का अंत हो जाता है इसी प्रतिद्वंदिता के चक्कर में। इस तरह अब आगे हम पढ़ेंगे, अब एक एक करके पढ़ेंगे। अब हम विजयनगर को पहले पढ़ लेंगे
उसके बाद से अब हम अध्ययन करेंगे बहमनी का। तो सबसे पहले अब हम देखते हैं कि हरिहर द्वितीय शासक बनता है। बुक्का प्रथम के बाद हरिहर द्वितीय शासक बनता है। हरिहर द्वितीय शासक बनता है जो 1377 से 1405 तक शासन करता है। पहले कौन बना देखते हैं कि हरिहर प्रथम, उसके बाद से बुक्का प्रथम, और उसके बाद से बुक्का प्रथम के बाद हरिहर द्वितीय शासक। यह विजयनगर साम्राज्य का प्रथम शासक था जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया। मतलब यह महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला विजयनगर का पहला शासक कौन था? हरिहर द्वितीय। एक कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि विजयनगर का पहला शासक कौन था जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया? वो था हरिहर द्वितीय। और इसने राज परमेश्वर की भी उपाधि धारण किया। इसने राज परमेश्वर और महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया। हरिहर द्वितीय विरूपाक्ष का उपासक था। ये भगवान विरूपाक्ष का उपासक था। हरिहर द्वितीय विरूपाक्ष मतलब भगवान विष्णु का उपासक था, किंतु उसने शैव, वैष्णव, जैनियों को भी समान रूप से संरक्षण दिया। मतलब यह किसी के प्रति भी कोई भेदभाव नहीं किया। भले भगवान विरूपाक्ष का उपासक था, लेकिन इसने शैव, वैष्णव, जैन किसी से भी कोई भेदभाव नहीं किया और सबको बराबर संरक्षण प्रदान किया। संपूर्ण सुदूर दक्षिण भारत पर विजयनगर साम्राज्य का विस्तार करने का श्रेय हरिहर द्वितीय को ही जाता है। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि सुदूर दक्षिण में, मतलब तमिलनाडु तक इस राज्य का विस्तार करने का, विजयनगर साम्राज्य का विस्तार करने का जो श्रेय है वो हरिहर द्वितीय को ही जाता है। अब देखते हैं कि हरिहर द्वितीय के बाद कुछ शासक आए जो बहुत महत्वपूर्ण नहीं रहे। अब हरिहर द्वितीय के समय ही देखते हैं, कहा जाता है कि हरिहर द्वितीय ने श्रीलंका तक का अभियान किया था। हरिहर द्वितीय के साम्राज्य में कहा जाता है कि श्रीलंका तक इसने अभियान किया और श्रीलंका के राजा को भी हराया था। लेकिन यह अतिशयोक्ति माना जाता है, क्योंकि हाँ, ये हो सकता है कि उससे मित्रवत उसका व्यवहार रहा हो और जिससे उसका व्यापारिक सद्भाव रहा हो और व्यापारिक रूप से विजयनगर श्रीलंका का आपसी व्यापार रहा हो। इसीलिए हो सकता है कि कहा जाता है कि इसने क्या कि श्रीलंका का विजय किया था। अब हम दूसरा महत्वपूर्ण शासक तीसरा पढ़ेंगे इस वंश का, देवराय प्रथम। अब देखते हैं कि हरिहर द्वितीय की मृत्यु के बाद, हरिहर द्वितीय की मृत्यु के बाद कुछ कमजोर शासक आए, लेकिन बाद में हम देखते हैं कि देवराय प्रथम एक महत्वपूर्ण शासक के रूप में आया, पैदा हुआ या उभरा। देवराय प्रथम जो 1406 से 1422 तक संगम वंश का एक शासक था। संगम वंश का देवराय प्रथम 1406 से 1422। हरिहर द्वितीय की मृत्यु के पश्चात कुछ समय की अनिश्चितता के उपरांत देवराय प्रथम सिंहासनारूढ़। बहमनी शासक फिरोज शाह ने विजयनगर पर आक्रमण किया और इसने देवराय, हम देखते हैं कि बहमनी, देखिए बहमनी शासक, बहमन साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य में तो प्रतिद्वंदिता पहले से ही चली आ रही थी, लेकिन देवराय प्रथम के, बुक्का प्रथम के समय भी युद्ध हुआ। बुक्का प्रथम के समय भी हम देखते हैं कि युद्ध हुआ था और कहा जाता है कि इसी युद्ध में पहली बार भारत में बुक्का प्रथम और अहमद प्रथम के बीच युद्ध हुआ, जिसमें कहा जाता है कि पहली बार बारूद का प्रयोग उसी युद्ध में किया गया था। कहाँ? भारत में। लेकिन अगर पूछा जाए कि उत्तर भारत में पहली बार बारूद का प्रयोग किस युद्ध में हुआ था, तो वो था पानीपत का प्रथम युद्ध, जो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। उस युद्ध में उत्तर भारत में पहली बार बारूद का प्रयोग किया गया। अगर ये पूछा जाए कि भारत में पहली बार बारूद का प्रयोग कब किया गया था, तो ये था बुक्का प्रथम और बहमनी साम्राज्य के बीच युद्ध हुआ, उसमें भारत में पहली बार बारूद का प्रयोग हुआ।
ये क्वेश्चन दोनों आया हुआ है एग्जाम में, ठीक है। तो हम देखते हैं कि इसी प्रतिद्वंदिता को आगे बढ़ाते हुए देवराय प्रथम और बहमनी सुल्तान फिरोज शाह के बीच क्या हुआ, आक्रमण होता है। किसको लेकर, रायचूर दोआब को। देखिए विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य के बीच में एक क्षेत्र था, कृष्णा गोदावरी, कृष्णा कावेरी का वो डेल्टा था, रायचूर दोआब, जो अत्यधिक उपजाऊ था। इसी क्षेत्र को लेकर दोनों में लगातार प्रतिद्वंदिता और युद्ध की स्थिति बनी रहती थी। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं कि देवराय प्रथम और उसी समय बहमनी साम्राज्य का भी एक सुयोग्य शासक फिरोज शाह बहमन शासक बना था और दोनों के बीच युद्ध हुआ, जिसमें देवराय प्रथम पहली बार पराजित हुआ। अंत में दोनों के मध्य एक संधि हुई, जिसके अनुसार देवराय प्रथम को अपनी पुत्री का विवाह फिरोज शाह के साथ करना पड़ा और बांकापुर का जो क्षेत्र था रायचूर दोआब में, उसको दहेज में देना पड़ा। यह था हरिहर देवराय प्रथम और बहमनी सुल्तान फिरोज शाह के बीच युद्ध का परिणाम। देख लेते हैं हम। अंत में दोनों के मध्य भाई युद्ध हुआ, युद्ध में जिसमें देवराय पराजित हुआ प्रथम, अंत में दोनों के मध्य एक संधि हुई, जिसके अनुसार देवराय प्रथम ने अपनी पुत्री का विवाह फिरोज शाह के साथ कर दिया और बांकापुर को दहेज में दे दिया। बांकापुर का जो क्षेत्र था वह दहेज में दे दिया। उसने तुंगभद्रा नदी पर, किसने, हरिहर प्रथम ने कुछ क्या किए, कुछ कार्य भी कराए, कुछ उसने तुंगभद्रा नदी पर, तुंगभद्रा नदी जो विजयनगर साम्राज्य की एक महत्वपूर्ण नदी थी, तुंगभद्रा नदी पर उसने एक हरिंद्रा नामक बांध बनवाया, हरिद्रा बांध बनवाया। किस पे, तुंगभद्रा नदी पर, ताकि उसमें से नहरें निकालकर उन्हें राजधानी तक लाकर जल की कमी को दूर कर सके। उसने तुंगभद्रा नदी पर हरिद्रा नामक एक बांध बनवाया, जिससे नहरें निकालकर उन्हें राजधानी तक लाकर जल की कमी को दूर कर सके। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा नदी पर एक बांध बनवाया, जिसका नाम क्या रखा गया था, हरिद्रा बांध। और इस बांध को इसलिए बनाया गया कि विजयनगर साम्राज्य में जो पानी की किल्लत थी, पीने के पानी की किल्लत थी, उसको दूर की जा सके। पहला चीज ये पूछता है कि हरिद्रा नामक बांध किसने बनाया था, तुंगभद्रा नदी पे। और दूसरा है, पूछता है कि देवराय प्रथम ही था पहला शासक। पूछता है कि विजयनगर साम्राज्य का पहला शासक कौन था जिसने मुस्लिमों को पहली बार सेना में भर्ती किया। बहुत बार यूपीएससी से लेकर अन्य स्टेट पीसीएसओ में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। इसका आंसर होता है देवराय प्रथम। देवराय प्रथम जो था, पहली बार मुसलमानों को विजयनगर की सेना में शामिल किया। यही क्वेश्चन है। देवराय प्रथम ने ही 10,000 मुसलमानों को सेना में प्रथम बार भर्ती किया था। यह बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। तीसरा चीज, इसके समय में इटालियन यात्री निकोलो डी कांटी विजयनगर की यात्रा की थी। ये भी कई बार एग्जाम में आया हुआ है। देवराय प्रथम के शासनकाल में इटालियन यात्री निकोलो डी कांटी ने 1430 ईस्वी में क्या किया था, विजयनगर की यात्रा किया और इसने विजयनगर का बहुत ही सचित्र वर्णन किया और देवराय प्रथम को एक महत्वपूर्ण, भारत का महत्वपूर्ण शासक बताया। देवराय प्रथम हरविलास नामक ग्रंथ के रचनाकार व प्रसिद्ध तेलुगु कवि श्रीनाथ को इसने संरक्षण दिया था। कहने का मतलब ये हुआ कि देवराय प्रथम के दरबार में हरविलास नामक ग्रंथ के रचनाकार और प्रसिद्ध तेलुगु कवि श्रीनाथ रहते थे, जिसका संरक्षण प्राप्त था। श्रीनाथ को किसका संरक्षण प्राप्त था, देवराय प्रथम का संरक्षण प्राप्त था। इस तरह हम देखते हैं कि यह कला के साथ शिक्षा का भी प्रेमी था। अब हम पढ़ेंगे इस वंश का अंतिम दूसरा महत्वपूर्ण शासक देवराय द्वितीय। यह भी संगम वंश का शासक था। यह भी संगम वंश का ही शासक था।
देवराय द्वितीय जो 1422 से 1446 तक शासन किया। अब हम देखते हैं कि यह 1422 में यह शासक बना। इसने गज बेटकर इसने गज बेटकर मतलब हाथियों का शिकारी इमादी देवराय प्रौढ़ देवराय प्रौढ़ देवराय इमादी देवराय गज बेटकर और इमादी देवराय की इसने प्रौढ़ देवराय की इसने क्या किया, उपाधि धारण किया। ये पूछा हुआ एग्जाम में कि इस गज बेटकर का मतलब होता है हाथियों का शिकारी और इमादी देवराय और प्रौढ़ देवराय की देवराय द्वितीय ने उपाधि धारण की। इसके अतिरिक्त कुछ प्रमुख सामान्य जन देवराय द्वितीय को हिंदू पौराणिक आख्यानों के दैवीय शासक इंद्र का भी अवतार मानते हैं। यह अतिशोक्ति है, ये कोई मतलब नहीं है। देवराय द्वितीय जो था वो संगम वंश का महानतम शासक था। देवराय द्वितीय जो था वह संगम वंश का महानतम शासक था। देवराय द्वितीय संगम वंश का महानतम शासक था। उसका साम्राज्य विस्तार श्रीलंका के तट तक विस्तृत हो गया। कहने का मतलब यह हुआ कि श्रीलंका के तट तक श्रीलंका तक इसने भी अभियान किया। अब सफल हो पाया कि नहीं हो पाया, लेकिन कहा जाता है कि इसका भी साम्राज्य कहां तक था, श्रीलंका तक विस्तृत था। अपनी सैनिक शक्ति को इसने मजबूती प्रदान करने के लिए 2000 तुर्की धनुर्धरों को अपनी सेना में भर्ती किया और उन्हें जागीर प्रदान किया। देवराय द्वितीय ने 2000 तुर्की धनुर्धरों को अपनी सेना में भर्ती किया और उन्हें जागीर प्रदान किया। इस तरह हम देखते हैं कि पहली बार मुसलमानों को सेना में देवराय प्रथम ने शामिल किया। और ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस विजयनगर के शासक ने 2000 तुर्की धनुर्धरों को अपनी सेना में शामिल किया। तो बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इसका आंसर जो होगा वो होगा देवराय द्वितीय। अपनी सैनिक, देखिए यहां गलत लिखा गया है, कोई मतलब नहीं था इसको लिखने का। वही चीज है, अपनी सैनिक शक्ति को जो ऊपर हम बोले हैं वही चीज को यहाँ पे भी लिख दिया गया। विजयनगर साम्राज्य की जो राजवंश रहे हैं उनमें कौन कौन विदेशी यात्री आए और कहां कहां से आए, एक बार इसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे बॉक्स में जो परीक्षा में पूछा जाता है उसके बाद हम आगे का वो करेंगे, अध्ययन करेंगे। सबसे पहला हम देखते हैं कि अब्दुल रज्जाक जो था वो फारस का था। देखिए इसमें यहाँ देने का मतलब ये हुआ बॉक्स में कि यह परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि कहाँ का निवासी था, किस शासक के दरबार में आया था, किसका वर्णन करता है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है परीक्षा में, इसलिए आप इसको बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। पहला जो था विदेशी यात्री अब्दुल रज्जाक जो फारस का निवासी था, देवराय प्रथम के दरबार में आया। यह विजयनगर सचिवालय का वर्णन करता है। विजयनगर के ये सचिवालय का वर्णन करता है कौन, अब्दुल रज्जाक, जो कहाँ का था, फारस का निवासी था और देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। दूसरा जो विदेशी यात्री आया वो था निकोलो कांटी। यह कहाँ का था, इटली का निवासी था। निकोलो कांटी जो था यह इटली का निवासी था। ये भी देवराय प्रथम के शासनकाल में आया और ये विजयनगर शहर का वर्णन करता है कौन, निकोलो कांटी। तीसरा डोमिंगो पायस जो पुर्तगीज यात्री था। यह कब आया था, कृष्णदेवराय के समय आया। यह विजयनगर के शिल्प व व्यापार का वर्णन करता है कौन, डोमिंगो पायस। और बारबोसा ये भी पुर्तगाली यात्री था, ये भी कृष्णदेवराय के समय आया और सती प्रथा का वर्णन करता है। यह सती पर देखिए डोमिंगो पायस और बारबोसा ये दोनों किसका वर्णन करते हैं, सती प्रथा का वर्णन करते हैं कि विजयनगर में सती प्रथा थी। अगला जो आया वो था
सीजर फेडरिक जो था ये भी पुर्तगीज यात्री था। सीजर फेडरिक जो था ये भी पुर्तगीज यात्री था। इसने तालिकोटा युद्ध के बाद ही आया था। तालिकोटा युद्ध के जस्ट बाद यही आया था और विजयनगर का इसने वर्णन किया है। किस विजयनगर का? ध्वंस विजयनगर का। मतलब जो किसके इनको जो हरा दिया गया था पांचों मतलब अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बिदर के द्वारा पराजित, मतलब उस विजयनगर का ये वर्णन करता है। मतलब तालिकोटा के युद्ध के बाद के विजयनगर का कौन करता है वर्णन? सीजर फेडरिक करता है। और नुनीज जो था वो पुर्तगीज यात्री था। ये आया था अच्युत देव राय के बाद। कृष्ण देव राय के बाद शासक बना था उनका भाई अच्युत देव राय, उसके समय में नुनीज आया था। नुनीज भी किसका वर्णन करता है? सती प्रथा का वर्णन करता है। इस तरह हम देखते हैं कि सती प्रथा का कौन कौन उल्लेख करता है? नुनीज करता है और बारबोसा करता है। एक क्वेश्चन आया हुआ है अभी पिछले ही बार यूपीपीसीएस में एक क्वेश्चन आया था कि विजयनगर का कौन शासक, विजयनगर में आने वाले कौन विदेशी यात्री सती प्रथा का वर्णन करते हैं? तो वह दो हैं, एक है नुनीज और दूसरा है बारबोसा। नुनीज और बारबोसा सती प्रथा का उल्लेख करते हैं। निकटिन जो था यह कई बार पूछा हुआ है। निकटिन यह रूस का था, यह रूस का यात्री था। निकटिन ये भी विजयनगर आया था। यह विजयनगर की असमानता का वर्णन करता है निकटिन। अब्दुल रज्जाक का मानना था कि उसने दुनिया में जितने भी नगर देखे हैं, जितने नगरों के बारे में सुना था, विजयनगर उनमें सबसे भव्य नगरों में था। ये स्टेटमेंट आया हुआ है कि कौन सा विदेशी यात्री विजयनगर की तुलना विश्व के भव्य नगरों में करता है, तो था अब्दुल रज्जाक। ठीक है। अब इस वंश का, संगम वंश का अगला जो शासक बना वो था मल्लिकार्जुन। देवराय द्वितीय के बाद इस वंश का जो शासक बना वो था मल्लिकार्जुन। मल्लिकार्जुन ने भी अपने पिता देवराय प्रथम की भांति, या मतलब देवराय द्वितीय की भांति, द्वितीय सेकंड देवराय द्वितीय की भांति गजबेटकर की उपाधि इसने भी लिया था। लेकिन यह बहुत महत्वपूर्ण, देखिए देवराय प्रथम और देवराय द्वितीय के बाद इस वंश में कोई बहुत महत्वपूर्ण शासक नहीं हुए, इसलिए बहुत ज्यादा इस पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप जान लीजिए कि देवराय प्रथम के बाद देवराय द्वितीय शासक बना और देवराय द्वितीय के बाद उसका पुत्र मल्लिकार्जुन शासक बना। मल्लिकार्जुन जो क्या था, इसने भी अपने पिता की भांति गज बैठकर हाथियों के शिकारी की उपाधि धारण किया। इसके बाद जो शासक बना वो था विरूपाक्ष द्वितीय, जो 1465 से 1485 ईस्वी तक शासन किया। विरूपाक्ष द्वितीय संगम वंश का ये अंतिम शासक था। यह क्वेश्चन पूछ सकता है कि शुरुआत के संगम वंश का अंतिम शासक कौन था? विजयनगर के संगम वंश का अंतिम शासक कौन था? वो था विरूपाक्ष द्वितीय। इस तरह हम देखते हैं कि संगम वंश की समाप्ति होती है। अब दूसरा वंश आता है शालू वंश। आप लोग भी पानी उनी पी लीजिए। अब दूसरा वंश जो है महत्वपूर्ण वंश है। ये महत्व देखिए, इसमें बहुत ज्यादा कोई शासक इस वंश में नहीं आए, लेकिन फिर भी दूसरा जो वंश आया उसको क्या कहते हैं? शालू वंश। इसको क्या कहा जाता है? ये है प्रथम बलाहार। प्रथम बलाहार इसको कहा जाता है। इसको जान लीजिए आप, ये क्वेश्चन आया हुआ है कई बार, मैंने इसमें यहाँ पे शायद नहीं दिखा है, लेकिन शालू वंश को कहा जाता, नरसिंह को कहा जाता है क्या? शालू नरसिंह को प्रथम बलाहार। बलाहार, प्रथम बलाहार कहने का क्या मतलब हुआ कि बलपूर्वक किसने संगम वंश के अंतिम शासक विरूपाक्ष की हत्या करके यह सिंहासन को ग्रहण किया। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? प्रथम बलाहार कहा जाता है। इसको प्रथम बलाहार कहा जाता है। प्रथम बलाहार। चलिए अब आगे हम इसको पढ़ते हैं। विजयनगर साम्राज्य के राज सिंहासन को देखिए,
नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं इसलिए बार-बार बता देता हूं कि बहुत लोग पूछते हैं कि सर का क्या नाम है? सर केवल पढ़ाते ही जाते हैं। मैं अपना नाम इसलिए बता देता हूं कि मेरा नाम अमित कुमार सिंह है। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया हूं तथा विगत 5 वर्षों से मैं इस अध्ययन और अध्यापन के कार्य में लगा हुआ हूं। मैं भी एक स्टूडेंट हूं आप लोगों की तरह। अभी भी मैं लगातार मेंस और इंटरव्यू दे रहा हूं। लेकिन अभी मुझे सफलता नहीं मिली है, लेकिन मिलेगी सफलता। इसलिए आप लोग भी लगे रहिए और अनवरत तैयारी जारी रखिए, सफलता तो ज़रूर मिलेगी आपको भी। और दोस्तों, आप हमारे कोड AKS001 के माध्यम से ज़रूर एडमिशन लीजिए, जिससे आपका और हमारा साथ लंबा चल सके। मेरा कोड है AKS001। आप ज़रूर एडमिशन लीजिए और जिससे आपका और हमारा साथ जो है वो लंबा चल सके। और इसी के साथ हम फिर अब चलते हैं विजयनगर के दूसरे वंश पे। चलिए, दूसरा वंश था सालुव नरसिंह ने स्थापना किया था। किसका? सालुव वंश का। इसको क्या कहा जाता है? प्रथम बलाहार कहा जाता है। विजयनगर साम्राज्य के राज सिंहासन को प्रथम बार बलपूर्वक प्राप्त करने के बाद सालुव वंश की स्थापना हुई, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? प्रथम बलाहार। यह विजयनगर का द्वितीय राजवंश था। ये पहला क्या था? संगम वंश था। और द्वितीय राजवंश जो था वो था सालुव वंश। इस वंश का संस्थापक कौन था? नरसिंह सालुव था। नरसिंह सालुव, सालुव और नरसिंह था। 1490 में हम देखते हैं कि सालुव और नरसिंह की मृत्यु हो गई और 1505 में नरसा नायक के पुत्र वीर नरसिंह ने इमादी नरसिंह की हत्या कर, देखते हैं हम कि 1490 में सालुव नरसिंह की मृत्यु हो गई। उसके बाद उसका पुत्र इमादी नरसिंह शासक बना, जिसकी हत्या नरसा नायक जो सेनापति था उसका पुत्र वीर नरसिंह ने करके और तृतीय राजवंश की स्थापना की, जिसको क्या कहते हैं? तुलुव वंश कहते हैं, जिसको हम तुलुव वंश के नाम से जानते हैं। तुलुव वंश की इसने स्थापना, यही है। और इसको क्या कहा जाता है? द्वितीय बलाहार कहा जाता है। इसको द्वितीय बलाहार कहा जाता है। तुलुव वंश, तुलुव वंश विजयनगर का तृतीय राजवंश था। तुलुव वंश जो था यह क्या था? इसको क्या कहा जाता है? तुलुव वंश को द्वितीय बलाहार। ये भी परीक्षा में कई बार आया हुआ है। द्वितीय बलाहार, प्रथम बलाहार सालुव वंश की स्थापना और द्वितीय बलाहार तुलुव वंश की स्थापना। जिसकी स्थापना किसने किया था? वीर नरसिंह ने किया था। उसको सालुव नरसिंह ने किया था, सालुव वंश की स्थापना, और तुलुव वंश की स्थापना वीर नरसिंह ने किया था। ठीक है। वीर नरसिंह पहला इस वंश का शासक था। इसको क्या कहा जाता है? द्वितीय बलाहार का। वीर नरसिंह तुलु वंश का संस्थापक था। इसने केवल 4 वर्ष तक शासन किया। इस वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक इसका भाई कृष्णदेव राय हुआ, जो अभी तक के विजयनगर साम्राज्य का सबसे महत्वपूर्ण शासक माना जाता है, सबसे महान शासक माना जाता है तेलुगु। जो इसके इसके दरबार में इसने राज्य का तो विस्तार किया ही किया, एक योद्धा तो था ही था, ये उतना ही संगीत प्रेमी भी था, वास्तुविद भी था। इसने बहुत से भवनों और मंदिरों का निर्माण कराया तथा विद्या का भी प्रेमी था। इसके दरबार में हम देखते हैं कि संस्कृत और तेलुगु के महान विद्वान इसके दरबार को सुशोभित किए और इसने अपने राज्य का बहुत विस्तार किया। इसने बहमनी राज्य से टूटे हुए राज्यों को तो पराजित ही किया, इसके साथ साथ हम देखते हैं कि दक्षिण के अन्य राज्यों को भी पराजित किया और यहाँ तक कि उड़ीसा के शासक तक को भी हराया। इसीलिए इसकी इसी महानता को देखते हुए बाबर ने अपनी पुस्तक
तुजक के बाबरी में एकमात्र दक्षिण के किसी शासक का वर्णन किया है, हिंदू शासक का, तो वह इसी का किया है, कृष्णदेवराय का। और कृष्णदेवराय को वह एक महान और वीर शासक मानता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि अकबर के द्वारा इस दक्षिण के शासक को एक वीर और महान शासक माना गया है, तो वह था कृष्णदेवराय, जिसका वर्णन उसने अपनी पुस्तक तुजक के बाबरी में किया है। अब हम कृष्णदेवराय का अध्ययन करेंगे एक एक करके। कृष्णदेवराय इस राजवंश का सबसे महान शासक था। कृष्णदेवराय एक महान निर्माता भी था। उसने विजयनगर के निकट एक नया शहर बसाया और उसने एक विशाल तालाब का भी खुदवाया। उस शहर का क्या नाम था, पूछा हुआ एग्जाम में, यूपीपीसीएस में, नांगलपुर। नांगलपुर, यहाँ पे मैं इसको दिया नहीं हूं, लेकिन आप जान लीजिए कि क्वेश्चन आया हुआ है कई बार कि नांगलपुर नामक शहर की स्थापना नगर किसने बसाया। नांगलपुर नगर किसने बसाया था, तो कृष्णदेवराय ने। नांगलपुर नगर कृष्णदेवराय ने बसाया था। वहां उसने विशाल विशाल भवन बनवाए और एक तालाब भी बनवाया। तीसरा चीज, तेलुगु के हम देखते हैं कि 8 महान विद्वान, तेलुगु के 8 महान विद्वान जिन्हें अष्ट दिग्गज कहा जाता था, वो उसी के दरबार से संबंधित थे। किसके, कृष्णदेवराय के दरबार से। जिनको क्या कहा जाता था, अष्ट दिग्गज कहा जाता था। ये तेलुगु के 8 महान विद्वान थे। अष्ट दिग्गज तेलुगु कवियों में पेद्दन जो थे वो क्या थे, सर्व प्रमुख थे। पेद्दन जो थे वो सर्व प्रमुख थे, जो संस्कृत एवं तेलुगु दोनों भाषाओं के ज्ञाता थे। पेद्दन जो थे वो संस्कृत और तेलुगु दोनों भाषाओं के ज्ञाता थे। ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है कि तेलुगु के 8 दिग्गज, अष्ट दिग्गज किसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे, तो वो आंसर होगा कृष्णदेवराय की। कृष्णदेवराय के दरबार की ये शोभा बढ़ाते थे 8 दिग्गज, जिनको क्या कहा जाता था, अष्ट दिग्गज कहा जाता था। एक तेलुगु के 8 भाषाओं, तेलुगु भाषाओं के क्या थे, विद्वान थे। कृष्णदेवराय के शासन काल में पुर्तगीज यात्री बारबोसा और डोमिंगो पायस ने विजयनगर की यात्रा किया। एक क्वेश्चन पूछा गया है कि डोमिंगो पायस और बारबोसा किसके दरबार में, विजयनगर के किस शासक के दरबार में आए थे, तो उसका आंसर होगा कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय ने क्या किया, नांगलपुर नगर बसाया। यह एक महान वास्तुविद के साथ साथ यह क्या था, इस महान विद्या प्रेमी भी था। इसके दरबार में तेलुगु के 8 महान विद्वान, जिनको अष्ट दिग्गज कहा जाता था, और इनका अध्यक्ष कौन था, पेद्दन। यह क्या थे, यह विजयनगर साम्राज्य शासक कृष्णदेवराय की दरबार की शोभा बढ़ाते थे। कृष्णदेवराय गजपतियों को पराजित कर, हम अभी बताए, उड़ीसा के शासक जो थे कौन थे, गजपति थे। उड़ीसा का वंश जो था, गजपति वंश का शासन था वहां। कृष्णदेवराय गजपतियों को पराजित कर वहां से बाल कृष्ण की मूर्ति विजयनगर स्मारक के रूप में लाया। मतलब कृष्णदेवराय ने गजपति शासक को पराजित कर वहां से बाल कृष्ण की मूर्ति उठा के लाए और उसको विजयनगर में स्मारक के रूप में रखा। विजयनगर में कृष्णा स्वामी मंदिर में एक रत्न जड़ित मंडप एवं प्रतिमा की स्थापना इन्होंने किया। राजधानी के दक्षिणी सीमांत पर उसने अपनी माता के नाम पर एक नांगलपुर नगर बसाया। अभी बताया ही हम कि इसने नांगलपुर नमक बसाया था। कृष्णदेवराय ने हासपेट नामक नगर अपनी पत्नी की स्मृति में बसाया था। देखिए, अभी भी कर्नाटक का हमें हासपेट शहर है। हासपेट, ये हासपेट जो शहर है, ये भी कृष्णदेवराय के द्वारा ही बसाया गया था। ये बिल्कुल नया फैक्ट है, आप लोग जान लीजिए। देखिए, हम यहाँ जो भी पढ़ रहे हैं वो एनसीईआरटी बेस्ड है, वह एनसीईआरटी बेस्ड है, इसलिए बिल्कुल आप मत घबराइएगा कि कहाँ से हम पढ़ा रहे हैं। हम महेश बनवाल का एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ रहे हैं, जो एनसीईआरटी पे ही आधारित है। इसलिए
यहाँ पे कृष्णदेव राय ने अपनी पत्नी के नाम पर भी एक शहर बसाया था जिसका नाम था हासपेट। उसने अनेक भव्य भवनों मंदिरों का भी निर्माण करवाया जिसमें हजारा और विठल स्वामी का मंदिर प्रमुख है। कई बार एग्जाम में आया हुआ है कि हजारा का मंदिर और विठल स्वामी के मंदिर का निर्माण करता कौन था? वो था कृष्ण देव राय। हजारा मंदिर और विठल स्वामी के मंदिर का निर्माण करता कौन था? वो था कृष्ण देव राय। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं। इसके अतिरिक्त उसने चिदम्बरम मंदिर का भी निर्माण कराया था। भाई हजारा मंदिर और का तो निर्माण इसने कराया ही था विठल स्वामी मंदिर का, इसी के साथ साथ उसने चिदम्बरम भगवान के भी मंदिर का निर्माण कराया। और इस तरह हम देखते हैं कि एक महान विजेता, एक महान वास्तुविद, एक महान शिक्षा शास्त्री जिसकी मृत्यु 1530 में हो गई, इसने जामवंती कुमारम नामक एक संस्कृत का महाकाव्य भी लिखा था। जामवंती कुमारम नामक इसने एक महाकाव्य की भी रचना किया था। और बाबर ने अपनी पुस्तक बाबरनामा में कृष्णदेव राय की चर्चा एक महान और वीर शासक के रूप में किया है। कई बार ये प्रश्न पूछा गया एग्जाम में, कई बार यह प्रश्न पूछा गया है एग्जाम में कि बाबर ने अपनी पुस्तक बाबरनामा में जिसकी रचना उसने तुर्की भाषा में किया था, किस विजयनगर शासक की वर्णन करता है? कृष्णदेव राय का वर्णन एक महान व वीर शासक के रूप में किया करता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कृष्णदेव राय की मृत्यु 1530 में हो गई और कृष्णदेव राय ने अपने पुत्र की जगह पर अपने चचेरे भाई अच्युत देव राय को अपना अधिकारी नियुक्त किया था, क्योंकि उनका एकमात्र पुत्र जो था कृष्णदेव राय का वह मात्र 18 महीने का था। इसीलिए ने एक महान शासक के गुण को दिखाते हुए उन्होंने अपने भाई अच्युत देव राय को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। 1530 से 1542 तक अच्युत देव राय ने विजयनगर की गद्दी को संभाला। कृष्णदेव राय की मृत्यु के पूर्व ही अपने चचेरे भाई अच्युत देव राय को उसने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया, क्योंकि उसका एकमात्र पुत्र था वह 18 वर्ष का ही था, 18 महीने का, जो गद्दी पर के योग्य नहीं था। अच्युत देव राय के समय में क्या हुआ? पुर्तगाली यात्री नूनीज ने भारत की यात्रा की थी। अच्युत देव राय के समय में हम देखते हैं कि नूनीज ने भारत की यात्रा की थी। अच्युत देव राय ने महामंडलेश्वर नामक एक नए अधिकारी की नियुक्ति की थी। अब पूछता है क्वेश्चन कि महामंडलेश्वर, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि महामंडलेश्वर नामक एक नए अधिकारी की नियुक्ति किसने किया था? तो ये था अच्युत देव राय। क्यों किया था? एक बार परीक्षा में पूछा गया था कि महामंडलेश्वर की नियुक्ति किस लिए किया गया था, तो यह सामंतों को, क्योंकि हम देखते हैं कि अच्युत देव राय के समय सामंत थोड़े उदंड हो गए थे, उन्हीं को सजा देने के लिए और सामंतों के राज्य को देखने के लिए और वहां पे व्यवस्था स्थापित करने के लिए महामंडलेश्वर की नियुक्ति किया गया था। अच्युत राय के द्वारा महामंडलेश्वर की नियुक्ति किया गया था। एक कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। अब देखते हैं कि अच्युत देव राय के बाद सदाशिव राय शासक बनता है। 1542 में से 1570 तक शासन किया। कौन? सदाशिव राय। 1543 ईस्वी में सदाशिव राय गद्दी पर बैठा और 1567 ईस्वी तक उसने शासन किया। सदाशिव राय के शासन काल में वास्तविक सत्ता किसके हाथ में थी? राम राय के हाथ में थी। राम राय कौन था? उसका बहनोई तथा उसका मंत्री था, उसी के हाथ में सदाशिव राय के हाथ में थी। सदाशिव राय कौन था? सदाशिव राय जो था वो कृष्णदेव राय का पुत्र था। सदाशिव राय जो था ये कृष्ण देव राय का पुत्र था। इसी के समय में, सदाशिव राय के ही समय में, तालीकोटा या राक्षस टांगड़ी का महत्वपूर्ण युद्ध हुआ 1565 में, जो भारतीय इतिहास और दक्षिण भारत तथा विजयनगर के इतिहास का एक महत्वपूर्ण पड़ाव माना जाता है। इसका हम लोग वर्णन कर लेते हैं। तालीकोटा का युद्ध कई बार एग्जाम में पूछा गया है। कब हुआ था?
तालिकोटा या रक्षणी तरंगड़ी का युद्ध कहा जाता है। कभी कभी इसका राक्षस टंगड़ी ही नाम दे देता है, इसलिए इसका आप लोग याद रखिएगा, राक्षस टंगड़ी का युद्ध भी किसको कहा जाता है? तालिकोटा के युद्ध को ही कहा जाता है। ठीक है, अब देखते हैं हम कि 1565 ईस्वी में तालिकोटा के निकट बन्नीहट्टी के युद्ध में बहमनियों के संग, देखिए बहमनी साम्राज्य क्या हो गया था? विघटन हो गया था और 5 नए साम्राज्य का गठन हुआ था बहमनी साम्राज्य को टूटने के बाद। अभी हम लोग जब विजयनगर पढ़े, बहमनी पढ़ेंगे तो उसमें हम बताएंगे, जिसमें कौन कौन थे? अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और बिदर, और एक राज्य था बरार जो इस संघ में शामिल नहीं था। इसके विजयनगर के खिलाफ जो युद्ध की स्थिति बनी, तालिकोटा का युद्ध, उसमें कौन शामिल नहीं था? बरार शामिल नहीं था। यह कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि तालिकोटा के युद्ध में जो बहमनियों के जो संघ का निर्माण हुआ था, उसमें से कौन सा राज्य शामिल नहीं था? वो था बरार। बरार जो था इसमें शामिल नहीं था। ठीक है, ने विजयनगर को क्या दिया? गहरी शिकस्त दिया, और विजयनगर को गहरी शिकस्त दिया और राम राय की हत्या कर दी गई, क्योंकि राम राय की नीतियों से जो दक्षिण के जो राज्य थे बहमनी साम्राज्य के, इनको काफी क्षति पहुंची, क्योंकि राम राय अपनी नीतियों से एक दूसरे के खिलाफ लड़ाता रहता था, जिससे विजयनगर क्या रहे? महफूज और मजबूत बना रहे। और लेकिन हम देखते हैं कि बाद में जो बहमनी संघ थे वो इस चीज को समझ गए और अपनी एकता मजबूत करने के लिए हम देखते हैं कि वो आपस में शादी विवाह का प्रस्ताव किया। विजयनगर के हम देखते हैं कि बहमनी सुल्तान की अहमदनगर के सुल्तान की शादी बीजापुर के सुल्तान की बहन से हुई, और इसी तरह गोलकुंडा के शासक की शादी भी अहमदनगर के साथ। इस तरह हम देखते हैं कि वैवाहिक संबंधों के द्वारा ये लोग अपने गठबंधन को मजबूत किया, और राक्षसी तांगड़ी के मैदान, तालिकोटा के मैदान में 1565 में विजयनगर को इन्होंने गहरी शिकस्त दिया। और कहा जाता है कि इन्होंने विजयनगर में आग लगा दिया, जो काफी दिन तक जलता रहा, और इन्होंने पूरी तरह से विजयनगर को बर्बाद कर दिया, लूट लिया, और राम राय की इन्होंने युद्ध स्थल पर ही हत्या कर दी। यही है क्या? तालिकोटा का युद्ध। गोलकुंडा व बरार के मध्य मध्य पारस्परिक शत्रुता के कारण बरार जो था इसमें शामिल नहीं था, इसलिए यह इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, यूपीएससी में भी पूछा गया है कि तालिकोटा के युद्ध में कौन मुस्लिम राज्य था जो इसमें से शामिल नहीं हुआ था। भाई अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और बिदर 4 शामिल थे, लेकिन बहमनी वंश जो था वो 5 भागों में टूटा था। 5वां जो था बरार, वह इसमें शामिल नहीं हुआ था, क्योंकि गोलकुंडा और बरार के मध्य क्या थी? पहले से शत्रुता चली आ रही थी। इसमें क्या हुआ? राम राय को घेर लिया गया, राम राय को घेर लिया गया और उसे पकड़कर तुरंत उसकी हत्या कर दिया गया। विजयनगर को अत्यधिक लूटा गया तथा विनाश के कगार पे पहुंचा दिया गया। बन्नीहट्टी के लड़ाई को समानतः विजयनगर के महान युग का अंत माना जाता है। सेवल जो विदेशी यात्री आया था, जस्ट विजयनगर के युद्ध के बाद जो सेवल जो था वो आया था, इस युद्ध का क्या था? वो प्रत्यक्षदर्शी था सेवल, जिसने ए फारगटन एम्पायर नामक पुस्तक की रचना किया है। इसने ए फारगटन एम्पायर नामक पुस्तक की रचना किया है। और तालिकोटा के युद्ध के तत्काल बाद विदेशी यात्री सीजर फ्रेडरिक ने विजयनगर की यात्रा की और स्थिति का वर्णन किया है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि युद्ध के जस्ट बाद, तालिकोटा के युद्ध के बाद कौन सा विदेशी यात्री विजयनगर की यात्रा पर आया था? वो था सीजर फ्रेडरिक। और इस युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी कौन था? वो था सेवेल जो था वो तालिकोटा के युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी था, और उसकी पुस्तक का नाम है ए फारगटन एम्पायर।
ये पूछा गया है एग्जाम में। अब हम देखते हैं कि तुलु वंश का इस तरह हम देखते हैं कि समाप्त हो जाता है और उसके जगह पर एक नया वंश स्थापित होता है विजयनगर में, जिसको क्या कहते हैं, अरविडु वंश। अरविडु वंश की स्थापना होती है। अरविडु वंश 1570 से 1562 तक यह विजयनगर का अंतिम राजवंश था। कालीकोटा युद्ध के पश्चात तिरुमल ने 1570 में सदाशिव राय, तिरुमल कौन था, ये राम राय का भाई था। तिरुमल जो था ये राम राय का भाई था और 1570 में इसने सदाशिव राय की हत्या कर दी और अरबिडु वंश की स्थापना की तथा पेनगोंडा को इसने अपनी राजधानी बनाया। पेनगोंडा। अब देखिए, अब पूछता है कि कौन कौन राजधानी बनाया, तो पहले अनेक गोंडी, तब विजयनगर, तब पेनगोंडा। पेनगोंडा तीसरी राजधानी बनी, पेनगोंडा। वेंकट द्वितीय इस वंश का सर्वप्रथम शासक था जिसने चंद्रगिरी को अपना मुख्यालय बनाया। मतलब चंद्रगिरी को इसने अपनी राजधानी बना लिया, राजधानी। एक क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में कि विजयनगर की निम्नलिखित में से कौन कौन सी राजधानी रही। तो सबसे पहले हम देखते हैं कौन थी, अनेक अने अनुगुंडी, फिर विजयनगर, उसके बाद पेनगोंडा, पेनगोंडा और लास्ट में चंद्रगिरी। चंद्रगिरी एग्जाम में पूछा गया है, एग्जाम में आया हुआ है कि विजयनगर की कौन कौन सी राजधानी रही। अनेको गुंडी, विजयनगर, पेनगोंडा और चंद्रगिरी, ये 4 राजधानियां रही। और इस वंश का अंतिम जो प्रमुख शासक था वह था रंग तृतीय। और इसी के समय में हम देखते हैं कि ईसाई मिशनरियों ने विजयनगर में अपने धर्म का प्रचार किया और इस तरह हम देखते हैं कि इस वंश का, अरविडु वंश का अंत हो जाता है और विजयनगर साम्राज्य समाप्त हो जाता है। इस तरह विजयनगर की समाप्ति हो जाती है। अब हम पढ़ेंगे बहमनी साम्राज्य। देखिए, इनके प्रशासन को हम बाद में पढ़ेंगे, अभी हम केवल विजयनगर और बहमनी के कौन कौन सुल्तान रहे। इन्होंने देखिए क्या किया है, इन्होंने 2 व्यवस्था, विजयनगर ने 2 व्यवस्था शुरू किया था जो परीक्षा में पूछता है, मैं बता देता हूं। आयंगार व्यवस्था, नायंकार व्यवस्था। आयंगार व्यवस्था देखिए, आयंगार और नायंकार ये व्यवस्था थी। आयंगार व्यवस्था थी जो वो कृषि से संबंधित थी, कृषि से, एक कृषि के लिए भूमि दी जाती थी। और नायंकार जो था वो सैनिक सेवा के बदले दी जाती, सैनिक सेवा, जिसको क्या कहा जाता था, अमरम भूमि कहा जाता था, अमरम। अब क्वेश्चन पूछता है कि अमरम भूमि क्या थी। अमरम भूमि ये भूमि थी जो सैनिक सेवा के बदले में दिया जाता था, उसको क्या कहा जाता था, नायंकार व्यवस्था। मैं बता दे रहा हूं, आप लोग जान लीजिए। नायंकार व्यवस्था जो था वो सैनिक व्यवस्था से संबंधित था। उस भूमि को अमरम भूमि कहा जाता था जो सैनिक सेवा के बदले में दी जाती थी। और नायंकार व्यवस्था और आयंगार व्यवस्था जो था वह कृषि के लिए, कृषि क्षेत्र भू राजस्व के लिए दिया जाता था, उसको क्या कहा जाता था, आयंगार व्यवस्था। ये था आयंगार और नायंकार व्यवस्था। अब हम पढ़ेंगे बहमनी साम्राज्य। बहमनी साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। यह भी दक्षिण भारत का विजयनगर के साथ ही इस वंश की भी स्थापना हुई थी, बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी। हम देखते हैं कि बहमनी साम्राज्य की भी स्थापना किसने किया था, हसन और गंगू ने किया था। हसन गंगू इसलिए कहा जाता है कि हसन, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह था। अलाउद्दीन हसन जो था वह गंगू नामक एक ब्राह्मण की सेवा में अपना जीवन व्यतीत किया था, इसीलिए उसका नाम था हसन गंगू, भी इसको कहा जाता है। और इसने अलाउद्दीन बहमन शाह के नाम से बहमनी का शासक बना और इसने गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाया। और इसने, इसके सिक्के पर क्या मिलता है, इसको द्वितीय सिकंदर कहा गया है, इसके सिक्के पर इसको द्वितीय सिकंदर कहा गया है। अब यही हम पढ़ेंगे।
छोटा सा है, आप लोग घबराइए नहीं। मैं अमित कुमार सिंह आप लोगों का स्वागत करता हूं। अलाउद्दीन बहमन शाह 1400 1347 से 1358 तक शासन किया। 1347 ईस्वी में हसन गंगू अलाउद्दीन बहमन शाह के नाम से बहमनी का शासक बना तथा गुलबर्गा को इसने अपनी राजधानी बनाया। इसके सिक्के पर इसको क्या कहते हैं, द्वितीय सिकंदर अंकित है। यह एक बहुत ही उदारवादी शासक था, क्योंकि इसने अपना जीवन, मैं भी बताया ही कि हसन नामक एक ब्राह्मण के, गंगू नामक एक ब्राह्मण की सेवा में व्यतीत किया था। इसीलिए इसने बहुत ही उदारवादी शासक था। और बहमनी जो साम्राज्य था एशिया धर्म को मानने वाले लोग थे। इस वंश का दूसरा जो महत्वपूर्ण शासक हुआ वो था मुहम्मद प्रथम, मुहम्मद शाह प्रथम। मुहम्मद शाह प्रथम और बुक्का प्रथम के बीच ही जो युद्ध हुआ था, इसी युद्ध में भारत में पहली बार तोपखाना और बारूद का प्रयोग किया गया था। यह इसीलिए जाना जाता है, इंपॉर्टेंट है। मुहम्मद शाह प्रथम और बुक्का प्रथम, विजयनगर के शासक बुक्का प्रथम के बीच जो युद्ध हुआ था, पहली बार भारत में तोपखाने का प्रयोग और बारूद का प्रयोग इसी युद्ध में हुआ था, ये जान लीजिए। मोहम्मद शाह प्रथम 1367 में मुगदल के किले पर विजयनगर के शासक बुक्का प्रथम के साथ हुए युद्ध में प्रथम बार इसने तोपखाने का प्रयोग किया। तीसरा जो शासक बना वो था ताजुद्दीन फिरोज शाह। यह इस वंश का भी एक महान शासक था। ताजुद्दीन फिरोज शाह जो था इस वंश का एक महान शासक था, क्योंकि हम देखते हैं कि इसने किसको पराजित किया था। इसने देवराय प्रथम को पराजित किया। रायचूर दोआब को लेकर विजयनगर और बहमनी साम्राज्य में युद्ध हुआ और इसने देवराय प्रथम को पराजित किया और देवराय प्रथम की कन्या से इसने विवाह किया और उसके दहेज के रूप में बांकापुर का क्षेत्र इसे प्राप्त हुआ। लेकिन हम देखते हैं कि बाद में दोबारा विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच युद्ध हुआ, जिसमें देवराय प्रथम ने फिरोज को बुरी तरह से पराजित किया और रायचूर दोआब का क्षेत्र और बांकापुर का क्षेत्र वापस ले लिया। फिरोज शाह जो था एक महान विद्वान और विभिन्न भाषाओं का ज्ञाता। उसने खगोल शास्त्र के अध्ययन के लिए दौलताबाद में एक वेधशाला का निर्माण कराया था, यह इसलिए जाना जाता है। और मुख्य चीज जाना जाता है किस लिए कि इसने देवराय प्रथम के साथ इसकी युद्ध हुई थी। तीसरा इस वंश का शासक बना शहाबुद्दीन अहमद शाह, जिसको बली की उपाधि मिली थी। बली के नाम से जाना जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ। सूफी संत गेसु दराज से संपर्क के कारण इसे क्या नाम दिया गया था, बली नाम दिया गया था। सूफी संत गेसु दराज जो थे उनके संपर्क के कारण इसे बली कहा जाता है, किसको, शहाबुद्दीन अहमद शाह। इसके बाद हुमायूं शासक बना, जिसको यह अत्यंत क्रूर शासक था, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, जालिम कहा गया और दक्कन का नीरो कहा जाता है। एक दोनों क्वेश्चन पूछा गया है परीक्षा में कि किस बहमनी सुल्तान को जालिम के नाम से जाना जाता था, वो था हुमायूं, और इसको दक्कन का नीरो कहा जाता है, इसका भी आंसर होगा हुमायूं। हुमायूं इसकी क्रूरता के कारण इसे जालिम शाह के नाम से जाना जाता है और इसे दक्कन का नीरो भी कहा जाता है। तीसरा इस वंश का महत्वपूर्ण शासक जो हुआ वो था मुहम्मद तृतीय। इसके शासन काल में ख्वाजा जहां इसका मंत्री बना। इसके समय में ईरानी व्यापारी महमूद गवा ने बहमनी सुल्तान की कृपा प्राप्त कर ली। कहने का मतलब ये हुआ कि अब देखेंगे कि विजयनगर के बहमनी के पटल पे यहीं से मोहम्मद तृतीय के ही समय में महमूद गवा का उदय होता है। महमूद गवा अपने जमाने का एक महत्वपूर्ण व्यक्ति था। यह एक महान योद्धा के साथ साथ एक महान कूटनीतिज्ञ भी था, जिसने बहमनी सुल्तान की काफी सेवा की, लेकिन षड्यंत्र के कारण अंत में इसकी हत्या कर दिया गया। और देखते हैं कि मोहम्मद तृतीय ने
महमूद गवा को मलिक के तुज्जार की उपाधि से सम्मानित किया था। के बाद जो शासक बना वो बना महमूद शाह। महमूद शाह शासक बना। इसी के शासन काल में अराजकता की स्थिति बनी रही और प्रांतीय सूबेदार अपने को स्वतंत्र करने लगे। कासिम उल बरीद की मृत्यु के पश्चात सत्ता उसके पुत्र अमीर उल बरीद के हाथ में आ गई। कासिम उल बरीद मवाली कौन था? कासिम उल बरीद था जो वो महमूद शाह का सेनापति था। उसकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र अमीर उल बरीद जो क्या बना, सेनापति बना। और इसको क्या कहा जाता है? दक्कन की लोमड़ी कहा जाता है। कई बार एग्जाम में आया हुआ है कि किसको दक्कन की लोमड़ी के नाम से जाना जाता है। वो अमीर उल बरीद को, ये कौन था? महमूद शाह का सेनापति था। महमूद के शाह के ही समय में महमूद गवा को फांसी की सजा दे दी गई थी। इसके बाद शासक बना कलीमुल्ला शाह। कलीमुल्ला शाह शासक बना। यह अंतिम बहमनी शासक था जिसने अपने राज्य को बचाने हेतु बाबर से इसने सहायता मांगी थी, लेकिन बाबर ने इसकी कोई सहायता नहीं की। और 1527 ईस्वी में अमीर उल बरीद जो इसका सेनापति था उसने कलीमुल्ला की हत्या कर दी और बीदर में एक नए राजवंश बरीद शाही की स्थापना की। इस तरह हम देखते हैं कि विजयनगर बहमनी साम्राज्य 5 भागों में टूट गया और 1618 से 1619 में औरंगजेब ने बीदर पर अधिकार कर लिया। अब हम देखते हैं कि बहमनी जो था वो 5 हिस्सों में टूट गया। पहला हिस्सा कौन था? पहला बरार, बरार इसकी स्थापना किसने किया था? फतेउल्लाह इमाद शाह ने। यहाँ इमाद शाही वंश की स्थापना किया था। देखिए यह क्वेश्चन परीक्षा में कैसे पूछा जाता है। बरार, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, बीदर दे देता है और इनके संस्थापक कौन कौन यहाँ राजवंश थे आप इसको क्रम से लगाइए या इनकी स्थापना किसने की थी, यह मिलान करने के लिए क्वेश्चन आता है। इसलिए आप लोग इसको ठीक से देखेंगे क्योंकि ये परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बरार इसकी स्थापना किसने किया था? फतेउल्लाह इमाद शाह ने किया 1448 ईस्वी में। इमाद शाही वंश की स्थापना किया बरार में। इमाद शाही वंश इसने एलिचपुर को अपनी राजधानी बनाया, लेकिन 1574 में हम देखते हैं कि अहमदनगर ने इसको अपने साम्राज्य में मिला लिया। बरार को 1574 में अहमदनगर ने अपने साम्राज्य में मिला लिया। यही एकमात्र ऐसा राज्य था जिसने 1565 के तालीकोटा युद्ध में भाग नहीं लिया था। दूसरा जो राज्य बना वो था बीजापुर। इसकी स्थापना किसने किया था? यूसुफ आदिल खान ने किया। यूसुफ आदिल खान ने बीजापुर की स्थापना किया था 1489 ईस्वी में। आदिल शाही राजवंश की स्थापना किया और नौरसपुर को इसने अपनी राजधानी बनाया, लेकिन 1686 में औरंगजेब द्वारा इसे मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। तीसरा जो राज्य बना वो था अहमदनगर। इसको किसने बनाया था? महिल अहमद ने इसका अहमदनगर की स्थापना किया। संस्थापक था 1449 ईस्वी में निजाम शाही वंश था। देखिए इमाद शाही बरार, आदिल शाही बीजापुर और निजाम शाही अहमदनगर। इसने जुन्नार अहमदनगर को अपनी राजधानी बनाया, लेकिन 1633 ईस्वी में हम देखते हैं कि शाहजहां के द्वारा इसको मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। चौथा जो राज्य का निर्माण हुआ था वो था गोलकुंडा। इसकी स्थापना कुली कुतुब शाह ने किया था 1512 ईस्वी में। कुतुब शाही वंश की स्थापना किया। गोलकुंडा को इसने अपनी राजधानी बनाया, लेकिन 1657 में औरंगजेब द्वारा इसे मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। और पांचवा जो राज्य था वो था बीदर, जिसकी स्थापना अली बरीद ने किया था, जिसको दक्कन की लोमड़ी कहते थे। 1526 ईस्वी में इसने बरीद शाही वंश की स्थापना किया और बीदर को अपनी राजधानी बनाया, लेकिन 1618 ईस्वी में देखते हैं कि बीजापुर ने इसे अपने साम्राज्य में मिला लिया। यह है महमूद गवा के बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं जो परीक्षा में पूछा जाता है। महमूद गवा गवा है। महमूद गवा वह जन्म से ईरानी था। महमूद गवा जो था वो जन्म से क्या था? ईरान का था और आरंभ में वाणिज्य व्यापार में लगा हुआ।
मतलब यह व्यापारी के रूप में, यह एक ईरानी व्यापारी था जो व्यापारी के रूप में कहाँ आया था, यह बहमनी शासन के यहाँ आया था, शासकों के यहाँ। सुल्तान ने उसे, हम देखते हैं कि मलिक उल तुज्जार की उपाधि, मतलब व्यापारियों का प्रधान खिताब से क्या प्रदान किया था। इसके कुछ समय पश्चात वह सुल्तान का पेशवा और मंत्री बन गया। लेकिन हम देखते हैं कि बाद में एक नाबालिग सुल्तान के द्वारा जिसका संरक्षक था उसके द्वारा इसे फांसी की सजा दे दी गई। इसके पीछे कारण ये था कि चूंकि यह विदेशी था और इसमें जो अन्य जो सामंत थे वह इसको पसंद नहीं करते थे और इसके खिलाफ षड्यंत्र रचकर इसको फांसी की सजा दे दिया गया था। और महमूद गवाह ने कई आंतरिक सुधार किया बहमनी में। उसने राज्य को 8 प्रांतों या तरफों में विभाजित किया था। महमूद गवाह कला का बहुत बड़ा संरक्षक था। उसने बहमनी की राजधानी बिदर में एक भव्य मदरसा और विद्यालय की स्थापना किया था। जो पूछा हुआ एग्जाम में पूछा हुआ है कि महमूद गवाह ने एक विद्यालय की स्थापना कहाँ कराया था, यह है बिदर में। शीघ्र ही बहमनी सल्तनत 5 छोटे छोटे राज्यों में बट गया, जिसको अभी हम लोग अध्ययन ही किए, गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर, बरार और बिदर। तो हम देखते हैं कि बहमनी समाज का जो विभाजन होता है तो हम वहां पे पढ़ ही लिए, लेकिन देख लीजिए 1490 ईस्वी में मलिक अहमद ने स्वतंत्र राज्य की स्थापना किया। निजाम अहमदनगर मलिक अहमद ने किया था, ठीक है। लेकिन 1633 ईस्वी में शाहजहां के द्वारा उसके राज्य को मिला लिया गया। दूसरा जो राज्य था वो था बीजापुर आदिल शाही, जिसकी स्थापना किसने किया था, यूसुफ आदिल शाह ने किया। और यह एक स्वतंत्र आदिल शाही वंश की इसने स्थापना किया। इब्राहिम आदिल शाह ने फारसी के स्थान पर हिंदी को अपनी राज्य भाषा बनाया था। और इसी ने गोल गुंबद है जो उसका, जो भारत का विश्व का सबसे बड़ा गुंबद माना जाता है, इसकी स्थापना किया था। यह क्या है, यह मोहम्मद आदिल शाह का अंतिम जो शासक था उसी का मकबरा है। गोलकुंडा कुतुब शाही वंश का शासन था। यहाँ कुली कुतुब शाह ने कुतुब शाही वंश की स्थापना की और इसने गोलकुंडा को अपनी राजधानी बनाया। बरार में इमाद शाही वंश की स्थापना हुई। फतुल्ला खां इमाद उल मुल्क ने वहां पे बरार में इमाद शाही वंश की स्थापना की। और बिदर में 1527 में अमीर उल बरीद, जिसे दक्षिण का लोमड़ी कहा जाता था, इसने बिदर में बरीद शाही वंश की स्थापना की। और इस तरह हम देखते हैं कि बहमनी वंश जो था वह 5 भागों में टूट गया। लेकिन बाद में बिदर को अहमदनगर ने और बरार को अहमदनगर ने और बिदर को बीजापुर ने अपने आप में मिला लिया। इस तरह दक्षिण में बहमनी के भग्नावशेषों पे 3 महत्वपूर्ण राज्य उभर कर आए। वो थे कौन, अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा, जिनको हम बाद में देखते हैं कि औरंगजेब के द्वारा मुगल शासन में मिला लिया जाता है। इस तरह दक्षिण के रियासतों का अंत हो जाता है, बहमनी का अंत हो जाता है। अब इसी के साथ हम अपना क्लास आज का समाप्त करते हैं। मैं अमित कुमार सिंह आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्त, मेरा कोड है AKS001 और आप लोग हमारे कोड के माध्यम से एडमिशन लीजिए और अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर अग्रसर होइए। इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे आगे।